हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सिविल सेवक यूपीएससी पीसीएस में। और हम कवर कर रहे हैं समसामयिक घटना चक्र दृष्टि वार्षिकी को, जो कि अभी मार्केट में आई हुई है। इससे हमारा करंट अफेयर्स जो हम टारगेट कर सकते हैं अपने एग्जाम्स, वो हैं 17 बीपीएससी, यूपी पीसीएस 2024 और आरओ 2023। ठीक है। बाकी हम 3 सेगमेंट जो कि सूक्ष्म दृष्टि, राष्ट्रीय परिदृश्य और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, ये कवर कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके सर्च करेंगे तो आपको वो तीनों मिल जाएंगे, और अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए। बाकी आज कवर करेंगे पार्ट 4, जो कि रिलेट करेगा उत्तर प्रदेश विशेष से। इसके बाद जैसे ही दृष्टि कंप्लीट हो जाएगी, हम अपने टेलीग्राम चैनल पर एक एमसीक्यू रखेंगे जो कि पेज वाइज होगा, मतलब हर दिन लगभग 10 पेज से, और वहाँ से रिलेट करते हुए हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, तो उससे हमारा रिवीजन और भी अच्छा हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश विशेष को। इसमें पहला टॉपिक है ग्रेटर नोएडा। ठीक है। तो 11 से 13 सितंबर 2024 के मध्य ग्रेटर नोएडा में सेमीकॉन इंडिया 2024 का आयोजन किया गया। तो आपने याद क्या रखना है, ये जो सेमीकॉन इंडिया 2024 है, ठीक है, सेमीकॉन इंडिया 2024 आयोजन कहाँ हुआ है? ग्रेटर नोएडा में। और कब हुआ है? 11 से 13 सितंबर 2024 के बीच हुआ है। अब इस आयोजन की, यानी सेमीकॉन इंडिया 2024 के आयोजन की एक थीम है। थीम क्या है? शेपिंग द सेमी कंडक्टर फ्यूचर। शेपिंग द सेमी कंडक्टर फ्यूचर, ये इसकी थीम रही। आगे है, वैश्विक अर्धचालक उद्योग से जुड़े एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन करने वाला भारत विश्व का 8वां देश है। बाकी इस आयोजन में भारत ने क्या किया है कि 1 ट्रिलियन रुपए का, ठीक है, 1 ट्रिलियन रुपए का एक विशेष अनुसंधान कोष भी बनाया है। तो आप ऐसे पैसा पूछ सकते हैं कि कितना जो कोष बना है वो उसमें कितने रुपए, तो ये 1 ट्रिलियन रुपए आपने याद रखने हैं सेमीकॉन इंडिया 2024 के अंतर्गत। फिर उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर के अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 लागू की गई है। तो बस आपने इतना याद रखना है। बाकी दूसरा टॉपिक है उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल। तो 7 सितंबर 2024 को किसने उद्घाटन किया, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। ठीक है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गोरखपुर में उत्तर प्रदेश का सैनिक स्कूल का लोकार्पण किया है। और इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यह पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल है। ठीक है, ये जो है ये गोरखपुर में हुआ है, और ये पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल है जिसका उद्घाटन किसने किया है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। इसमें क्या होगा कि इसमें कक्षा 6 से 12 तक, ठीक है, कक्षा 6 से 12 तक छात्र छात्राओं को आवासीय शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कक्षा 6 से 12 तक छात्र छात्राएं होंगे और उन्हें हॉस्टल के साथ जो है शिक्षा दी जाएगी। देश में पहला सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद ने वर्ष 1960 में लखनऊ में स्थापित किया था। तो ये हो गई एक्स्ट्रा जानकारी। अगला टॉपिक है जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। तो इसके बारे में देखते हैं। 6 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, ठीक है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैंपियरगंज गोरखपुर में जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया। तो ये जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ है? ये भी है गोरखपुर में। और इसके बारे में दिया है, IUCN स्टेटस दिया हुआ है। तो यह गंभीर रूप से लुप्तप्राय यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड एशियाई किंग गिद्ध, जो एशियन किंग वल्चर है, इसकी IUCN स्टेटस क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ये। इसके संरक्षण को समर्पित यह विश्व का पहला केंद्र है। ठीक है, तो ये विश्व का पहला केंद्र भी है, जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाँ किया है? गोरखपुर में। फिर है अगला टॉपिक रोड टू स्कूल कार्यक्रम। 20 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में रोड टू स्कूल कार्यक्रम के प्रथम चरण का शुभारंभ किया है। तो ये कहाँ हुआ है? इसका शुभारंभ गोरखपुर में हुआ है। यह कार्यक्रम निपुण भारत मिशन के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है, और रोड टू स्कूल कार्यक्रम स्कूल चलो अभियान का एक नया रूप है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। इसमें 3 चीज़ें, एक तो कहाँ से शुरू हुआ है, और ये निपुण भारत मिशन के अंतर्गत शुरू हुआ है, और ये स्कूल चलो अभियान का एक नया रूप है। टॉपिक है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024। तो 25 से 29 सितंबर 2024 तक, ठीक है, 25 से, ये कितना याद रखना है आपने, 25 से 29 सितंबर 2024 ग्रेटर नोएडा में यूपी का इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन हुआ है। कहाँ हुआ है? ग्रेटर नोएडा में। अभी ग्रेटर नोएडा में हमने एक चीज़ देखी थी, ये सेमीकॉन इंडिया भी ग्रेटर नोएडा में हुआ है। आपने डेट याद रखनी है, जगह याद रखनी है। और ये कौन सा संस्करण था? ये दूसरा संस्करण है। ठीक है, जो अभी हुआ है ये दूसरा संस्करण है। और पहला संस्करण कब हुआ? तो पहला संस्करण 21 से 25 सितंबर 2023 को आयोजित किया गया था। इस वर्ष इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है सोर्सिंग का अद्वितीय मंच। ठीक है, सोर्सिंग का अद्वितीय मंच जो है, ये है इसकी थीम।
इस वर्ष ट्रेड शो में वियतनाम ने पार्टनर कंट्री के रूप में सहयोग किया है। यह आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि जो यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो है इसमें कौन सा देश पार्टनर कंट्री के रूप में शामिल था, तो वियतनाम इसमें शामिल है। फिर आगे देखते हैं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। इसमें बेसिकली क्या पूछते हैं कि ये मतलब योजना किस लिए शुरू की गई है, तो ये देख लेते हैं। 8 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2024-25 के मूल बजट में इस अभियान का प्रावधान किया था। तो ये आपने याद रखना है, जो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान है ये वर्ष 2024-25 के मूल बजट में ये शामिल था। इस अभियान के अंतर्गत प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं, संख्या याद रखना आपने कितना, 1 लाख युवाओं प्रतिवर्ष, इन्हें बैंकों से ऋण दिलाकर वित्तीय अनुदान दिया जाएगा, जिससे प्रतिवर्ष 1 लाख सूक्ष्म उद्यम स्थापित हो सकेंगे और इस प्रकार आगामी 10 वर्षों में 10 लाख युवा स्वरोजगार से जुड़ सकेंगे। ठीक है, क्योंकि 1 लाख युवा जो है प्रतिवर्ष उन्हें बैंकों से ऋण दिलाया जाएगा, तो इसलिए 10 वर्षों में 10 लाख युवा। तो ये आपने डेटा याद रखना है। आगे है उत्तर प्रदेश के प्रमुख आंकड़े। ठीक है, किस में वो आगे है, किस में पीछे है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी और ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट होने वाला है। 1 अगस्त 2024 को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी आंकड़े, उसमें कहा गया है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और पहली कौन सी है, पहली है महाराष्ट्र। ठीक है, पहली है महाराष्ट्र और दूसरी है उत्तर प्रदेश। देश की अर्थव्यवस्था में प्रदेश का योगदान बढ़कर 9 से 10% तक पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में स्थापित हो चुका है। ये आपने याद रखना है, रेवेन्यू यानी राजस्व जो है, राजस्व अधिक है यहाँ पर। ठीक है, राजस्व सरप्लस, रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में स्थापित हो चुका है। प्राइवेट कारपोरेट निवेश को आकर्षित करने में देश में पहले स्थान पर कौन है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, जो प्राइवेट कारपोरेट निवेश है इसको आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश को डाटा सेंटर के हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय का निर्माण पूर्ण हो गया है। तो ये आपने याद रखना है, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ है, लखनऊ में। गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का भी निर्माण पूरा हो गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकेंगे कि ये कहाँ है, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय ये गोरखपुर में है। फिर आगे है मेरठ में हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जा रहा है। तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है, मेरठ में, और किसके नाम पर, हॉकी के महान खिलाड़ी हैं मेजर ध्यानचंद के नाम पर। प्रदेश का पहला फार्मा पार्क, ये आपने याद रखना है, प्रदेश का पहला फार्मा पार्क कहाँ निर्माण किया जा रहा है इसका, ललितपुर जनपद में। ठीक है, जो प्रदेश का पहला फार्मा पार्क है ये ललितपुर जनपद में बनेगा। उत्तर प्रदेश देश में 5 करोड़ 11 लाख परिवारों को आयुष्मान भारत योजना का कार्ड उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बन गया है। तो कई मॉक वगैरह में पूछा भी गया है, तो ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा कि ऐसे पूछा गया है कि 5 करोड़ आयुष्मान भारत योजना का कार्ड उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य है, ये है उत्तर प्रदेश। ठीक है, फिर आगे सभी 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है। यह भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लें कि डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाला देश का पहला राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश, और इसने सभी 75 जनपदों में किया है। डिजिटल लेन देन की बात करें तो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। ठीक है, देश के खाद्यान्न उत्पादन में 20% योगदान के साथ उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। यानी खाद्यान्न उत्पादन में जो सबसे बड़ा राज्य है देश में वो कौन है, उत्तर प्रदेश। सीरा, एल्कोहल और एथेनॉल, ठीक है, इनमें भी उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। किसमें, सीरा में, एल्कोहल में और एथेनॉल में। ये तीनों गन्ने से रिलेट करते हैं, तो ऐसे याद रखना है आपने, ये कि तीनों जो है उत्तर प्रदेश जो है प्रथम स्थान पर है। फिर आगे है उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक 2024। उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा ये पारित हुआ है विधेयक। कब पारित हुआ, 31 जुलाई 2024 को पारित हुआ है। इसमें कहा गया है, जैसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर आपने सुना होगा, तो इसमें जैसे एनसीआर है ऐसे ही राज्य में एससीआर के गठन यानी राज्य राजधानी क्षेत्र के गठन का प्रावधान है। इसमें कौन से जिले शामिल होंगे, तो 6 जिले शामिल होंगे एससीआर के गठन में। कौन कौन से, लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी। ठीक है, तो ये 6 जिले शामिल किए जाएंगे एससीआर में।
और इनका जो क्षेत्रफल होगा ये होगा 27,826 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। ठीक है, ये आपने याद रखना है। बहुत ज़्यादा डेटा अगर पूछना होगा डेटा ओरिएंटेड तो ये पूछ सकते हैं। ठीक है, SCR का जो जिले होंगे उसमें कितना उनका क्षेत्रफल कितना होगा, तो 27,826 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ होगा, लखनऊ में। फिर इस प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होगा, तो इस प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष राज्य के मुख्य सचिव होंगे। ठीक है, जो अध्यक्ष होंगे इस प्राधिकरण के वो होंगे मुख्यमंत्री और जो उपाध्यक्ष होंगे वो होंगे राज्य के मुख्य सचिव। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति लोक प्रयोजनार्थ प्रबंध और उपयोग विधेयक 2024। वैसे विधेयक उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जब अगर वो एक्ट बन जाए तो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इवन मेंस के पर्पज से भी। ठीक है, तो ये देखते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा ये पारित हो गया है 31 जुलाई 2024 को। इसमें है क्या, तो यह विधेयक लोक प्रयोजनार्थ नजूल संपत्तियों के आरक्षण का उपबंध करने और उससे संबंधित या आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने के लिए पारित किया गया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार के पास ऐसे भूखंड हैं जिन्हें नजूल भूमि कहा जाता है। और नजूल भूमि होती क्या है, तो ये ऐसे भूखंड होते हैं जो विभिन्न निजी व्यक्तियों और निजी संस्थाओं को पट्टे पर यानी लीज पर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। नजूल भूमि क्या होती है, जैसे विभिन्न निजी व्यक्तियों और निजी संस्थाओं को जो पट्टे पर भूमि दी जाती है। ये भूखंड पूर्ववर्ती सरकारी अनुदान अधिनियम 1895 और उसके बाद के सरकारी अनुदान उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 1960 के तहत अनुदान के रूप में दिए गए थे। तो ये आपने याद रखना है कि किस प्रावधान के तहत दिए गए थे। अब जो नया विधेयक आ रहा है इसमें यह प्रावधान है कि नजूल भूमि के ऐसे पट्टाधारक जिनका पट्टा अभी चालू है और नियमित रूप से पट्टा किराया जमा कर रहे हैं और पट्टे की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है, उनका 30 वर्ष का नवीनीकरण होगा। ये याद रखना है आपने कि 30 वर्ष का। ठीक है, सन याद रखना कितने साल का नवीनीकरण होगा, तो 30 वर्ष का नवीनीकरण होगा जो किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली आपने ये याद रखना है। फिर ऐसी भूमि पट्टे की अवधि समाप्त होने पर राज्य सरकार के स्वामित्व में आ जाएगी। और अगर ऐसी भूमि का जब पट्टा समाप्त हो जाएगा तो वो किसके अंडर में होगी, राज्य सरकार के अंडर में आ जाएगी। फिर इस विधेयक के अनुसार सरकार पट्टे की भूमि को फ्री होल्ड नहीं करेगी और जिनका फ्री होल्ड के लिए पैसा जमा है उसे जमा किए जाने की तिथि से भारतीय स्टेट बैंक की निधियों की सीमांत लागत आधारित उधार यानी MCLR के ब्याज पर आगणित करते हुए धनराशि वापस की जाएगी। ठीक है, तो ये जो पैसा जमा होगा ये MCLR की लागत पर काउंट करके, ठीक है, धनराशि उन्हें वापस की जाएगी। फिर नजूल भूमि का पूर्ण स्वामित्व किसी निजी व्यक्ति या संस्था को नहीं दिया जाएगा। ये आपने याद रखना है, जो नजूल भूमि है इसका पूर्ण स्वामित्व निजी व्यक्ति या संस्था को नहीं दिया जाएगा। न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष लंबित आवेदन अस्वीकृत समझे जाएंगे। यदि पट्टा अवधि समाप्त होने पर तत्कालीन पट्टेदार स्वयं ऐसी भूमि का कब्जा अभ्यर्पण नहीं करता है तो ऐसे अवैध कब्जे को खाली कराया जाएगा और पट्टे की समाप्ति की तिथि से भूमि का किराया जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नियत दर के अनुसार वसूला जाएगा। तो इसमें ऐसा होगा कि मान लीजिए 2 महीने पहले उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो ख़त्म हो गया है और रिन्यूअल उसको नहीं मिला है और फिर भी वो जो कब्जा किए हुए है वो खाली नहीं कर रहा है, तो क्या होगा कि आज तक मान लीजिए उसके 2 महीने कंप्लीट हो गए हैं तो 2 महीने का जो किराया है वो जिला मजिस्ट्रेट वसूलेगा और नियत दर पर वसूलेगा। ये आपने याद रखना है, ये प्रावधान इस विधेयक में किया गया है। अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक। तो ये भी उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित और 31 जुलाई 2024 को पारित हुआ है। इस विधेयक में नए स्थापित विश्वविद्यालयों के नामकरण और उनके नाम से राज्य शब्द हटाने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा इन विश्वविद्यालयों का क्षेत्राधिकार भी निर्धारित किया गया है। तो ये 2 चीज़ें आपने याद रखनी है कि जो नए विश्वविद्यालय होंगे अब उनके नाम से राज्य शब्द हटाने का प्रावधान है और दूसरा इन विश्वविद्यालयों का क्षेत्राधिकार भी निर्धारित किया गया है। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन विनिर्माण क्षेत्र विधेयक 2024 उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित हो गया है 31 जुलाई 2024 को। लक्ष्य क्या है इसका, राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाना। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन विनिर्माण क्षेत्र विधेयक, और इसमें उद्देश्य है राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाना। इस विधेयक के तहत उत्तर प्रदेश निर्माण क्षेत्र बोर्ड, निर्माण क्षेत्र प्राधिकरण और निर्माण क्षेत्र समिति का गठन किया जाएगा। 3 चीज़ें गठित होंगी, कौन कौन सी, उत्तर प्रदेश निर्माण क्षेत्र बोर्ड, ठीक है,
दूसरा निर्माण क्षेत्र प्राधिकरण और तीसरा होगा निर्माण क्षेत्र समिति। मुख्यमंत्री जो है ये उत्तर प्रदेश निर्माण क्षेत्र बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ऐसे पूछ सकते हैं स्टेटमेंट। तो यहाँ पर तीन आपने कमेटी देखी, तीन बनेगी, एक उत्तर प्रदेश निर्माण क्षेत्र बोर्ड, दूसरा निर्माण क्षेत्र प्राधिकरण और निर्माण क्षेत्र समिति। लेकिन जो मुख्यमंत्री अध्यक्ष जिसके होंगे वो होंगे उत्तर प्रदेश निर्माण क्षेत्र बोर्ड के। अब यहाँ पर हटा के उन्होंने मान लीजिए दे दिया निर्माण क्षेत्र समिति के होंगे, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, इसके तहत निर्माण क्षेत्र द्वारा स्थापित किए जाने वाले रिवॉल्विंग फंड के लिए राज्य सरकार द्वारा 10 करोड़ रुपए की राशि का पहला योगदान किया जाएगा। 10 करोड़ राशि का प्रावधान होगा। ठीक है, इसमें आगे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित हो गया है और 30 जुलाई 2024। तो ये विधेयक राज्य विधानसभा से पारित है 30 जुलाई 2024 को। इसका उद्देश्य क्या है कि राज्य में धर्म परिवर्तन संबंधी घटनाओं को प्रभावी ढंग से रोकना और ऐसे अपराध करने वाले अभियुक्तों को कठोर सजा दिलाना। तो बेसिकली ये धर्म परिवर्तन संबंधी घटनाओं से संबंधित है। इस विधेयक में कहा गया है कि नाबालिग, दिव्यांग, मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्ति, महिला, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के अवैध मतांतरण में न्यूनतम 5 वर्ष या अधिकतम 14 वर्ष तक के कठोर कारावास और न्यूनतम 1 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, नाबालिग हो, दिव्यांग, मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्ति, महिला, SC और ST इन व्यक्तियों के अवैध मतांतरण में न्यूनतम 5 वर्ष, ठीक है, न्यूनतम 5 वर्ष और अधिकतम 14 वर्ष का कठोर कारावास हो सकता है और न्यूनतम 1 लाख रुपए, अधिकतम यहाँ पर दिया नहीं है। अब यहाँ पर था ये व्यक्ति विशेष से रिलेटेड। अब अगर सामूहिक हो जाता है, ठीक है, मान लीजिए कोई एक ग्रुप ऐसा आता है जो समूह में, मान लीजिए उसमें 10-15 लोग शामिल हैं, तो अगर उनका अवैध मतांतरण होता है, उसमें कोई संलिप्त होता है, तो उसे न्यूनतम 7 वर्ष, अधिकतम 14 वर्ष तक के कठोर कारावास और न्यूनतम 1 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। तो बस अंतर इतना है कि अगर निजी वाला मतलब व्यक्ति विशेष रिलेटेड हो तो उसमें 5 वर्ष न्यूनतम है और जो सामूहिक है उसमें न्यूनतम 7 वर्ष का कारावास है। तो ये अंतर है बेसिकली। बाकी आगे क्या है, यदि कोई व्यक्ति धर्म संपरिवर्तन के आशय से किसी व्यक्ति को उसके जीवन या संपत्ति को भय में डालता है, हमला करता है या विवाह या यौन संबंध स्थापित करता है, महिला या व्यक्ति की तस्करी करता है, तो उसे कम से कम 20 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। कोई व्यक्ति अगर धर्म संपरिवर्तन के आशय से, तो इसमें ये सारी शर्तें दी हुई हैं, अगर ये काम करेगा तो उसे कम से कम 20 वर्ष के कठोर कारावास दिया जा सकता है और उसे आजीवन कारावास में बदल भी सकते हैं। फिर इस विधेयक में अन्य प्रावधान यह भी है कि यदि कोई भी व्यक्ति अवैध धर्म परिवर्तन के संबंध में किसी विदेशी या अवैध संस्था से धन प्राप्त करता है तो उसे कम से कम 7 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 14 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा और उस पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकेगा। ठीक है, तो ये इसमें प्रावधान है। अगला है उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024। 30 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 को पारित किया गया। इसमें है क्या, तो इस विधेयक में उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1998, ठीक है, ये सन याद रखना है, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा 1998 के प्रावधानों में बदलाव करते हुए सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं को रोकने हेतु कड़े प्रावधान किए गए हैं। अब वे प्रावधान क्या है वो देखते हैं। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 में सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित व्यवहार और पेपर लीक में शामिल लोगों के लिए अधिकतम सजा आजीवन कारावास और अधिकतम 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। फिर विधेयक में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, फिर इसमें राज्य विश्वविद्यालय में भी जो परीक्षाएं होती हैं उनके द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं वो भी इसमें शामिल हैं। इसमें सरकारी नौकरियों के नियमितीकरण तथा पदोन्नति के लिए होने वाली परीक्षाओं को भी शामिल किया गया है। ये आपने याद रखना है। जैसे जो सरकारी नौकरियों के अंतर्गत जो होते हैं ना, प्रमोशन के लिए कुछ पदोन्नति के लिए जो परीक्षाएं होती हैं, उन परीक्षाओं में भी अकल नकल धांधली होती है, तो उनको भी इसमें शामिल किया गया है। विधेयक के तहत यदि पेपर लीक व नकल सहित परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ियों में परीक्षा संस्थान या परीक्षा कराने वाली एजेंसी संलिप्त पाई जाती है तो उसके कारण होने वाले वित्तीय बोझ की वसूली भी जो है वो संबंधित व्यक्ति, संस्था या एजेंसी से की जाएगी।
परीक्षा को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाली कंपनी या सेवा प्रदाता को हमेशा के लिए ब्लैकलिस्टेड कर दिया जाएगा। फिर आगे क्या है कि इस विधेयक में छात्रों को कारावास या जुर्माने के दंड की परिधि में शामिल नहीं किया गया है। ये आपने याद रखना, ठीक है, कि छात्रों को कारावास या जुर्माने की दंड की परिधि में शामिल नहीं किया गया है। अनुचित साधनों के प्रयोग में छात्रों के शामिल होने पर उनका परीक्षा परिणाम रोककर उन्हें 1 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए अगली परीक्षा में हिस्सा लेने से रोक दिया जाएगा। तो ये 2 चीज़ें आपने खासकर याद रखनी है। अब ये प्रावधान कितने सक्सेसफुल हैं उसके लिए क्या होगा कि पेपर कराना पड़ेगा। अब पेपर कब होगा ये तो पता नहीं है। फिर आगे देखते हैं, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ वृक्षारोपण जन अभियान 2024। 20 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री ने एक दिन में प्रदेश में 36 करोड़ 50 लाख पौधरोपण महाअभियान का शुभारंभ किया। तो ये किस तारीख को किया है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कब किया है, 20 जुलाई 2024, ठीक है, 20 जुलाई से शुरू हुआ ये अभियान। इस अभियान का शुभारंभ कहाँ से हुआ है, तो ये अभियान शुभारंभ हुआ है कुकरैल नदी तट पर स्थित सौमित्र वन में। तो ये लखनऊ में है कुकरैल नदी, ठीक है, तो कुकरैल नदी के तट पर स्थित सौमित्र वन में ये किया गया है। ये नाम याद रखना है वन का। फिर आगे देखते हैं, आगे है, इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हरिशंकरी वृक्ष वाटिका स्थापित की। ये भी याद रखना, कौन सा वृक्ष, हरिशंकरी वृक्ष वाटिका स्थापित की है। और उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य, जहाँ पर टारगेट आ जाए वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है वर्ष 2027 तक 175 करोड़ पौधरोपण के माध्यम से वर्ष 2030 तक प्रदेश के हरित आवरण यानी ग्रीन कवर को 9.23% से बढ़ाकर 15% करना है। तो बेसिकली ऐसा पूछ सकते हैं कि किस वर्ष तक प्रदेश के ग्रीन कवर को 9.23% से बढ़ाकर 15% करना है। तो ये 2030 तक इनका टारगेट है। उसके लिए करेंगे क्या कि वर्ष 2027 तक 175 करोड़ पौधरोपण किए जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपने रिलेट कर लीजिए। फिर आगे क्या है कि पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त करते हुए एक दिन में लगभग 36.51 करोड़ पौधों का रोपण किया है। वही हमने जो आगे देखा है। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है कि इस अभियान के तहत, यानी जो पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ वृक्षारोपण जन अभियान है, तो इसके तहत सर्वाधिक पौधरोपण कहाँ किया गया है, तो सर्वाधिक पौधरोपण हुआ है सोनभद्र जिले में, ठीक है। सर्वाधिक पौधरोपण कहाँ हुआ है, सोनभद्र जिले में। अगला टॉपिक है प्रयागराज। तो उत्तर प्रदेश के इस शहर में क्या हुआ, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम आयोजित हुआ है। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कहाँ से दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम कहाँ हुआ, प्रयागराज में। कब हुआ है, 16 जुलाई 2024 को। यह कार्यक्रम इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन कन्वेंशन सेंटर में भारतीय संविधान को अंगीकृत किए जाने और भारत गणराज्य की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है, ठीक है। 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये आयोजित किया गया है। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कहाँ से, प्रयागराज में। और प्रयागराज में कहाँ, इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन कन्वेंशन सेंटर में। इस कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है, थोड़ा अनएक्सपेक्टेड रहता है तो याद रखना है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा 24 जनवरी 2024 को नई दिल्ली से की गई थी इस अभियान की शुरुआत, ठीक है। ये कार्यक्रम कब शुरू हुआ है, 24 जनवरी 2024, यानी उत्तर प्रदेश का जब स्थापना दिवस मनाया जाता है उस दिन शुरू हुई थी। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शुरू की थी। और कहाँ से की थी, नई दिल्ली से की थी। अगला है उपवन योजना और हेरिटेज ट्री अडॉप्शन योजना। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में हरियाली बढ़ाने, टारगेट याद रखना क्या है, हरियाली बढ़ाना है और भूजल स्तर में सुधार करना है, ठीक है। हरियाली बढ़ाना है और भूजल स्तर में सुधार करना है। इस उद्देश्य से ये दोनों योजनाएं लागू की गई हैं, उपवन योजना और हेरिटेज ट्री अडॉप्शन योजना। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ये दोनों योजनाएं किस प्रदेश की हैं, तो ये उत्तर प्रदेश की हैं। और इनका उद्देश्य क्या है, राज्य में हरियाली बढ़ाना है और भूजल स्तर में सुधार करना है। उपवन योजना के तहत क्या किया जाएगा कि राज्य सरकार शहरों से लेकर गाँवों तक पार्कों, सड़कों के किनारे और अन्य स्थानों पर वृक्षारोपण के लिए पौधे और पेड़ों की कटिंग उपलब्ध कराएगी, ठीक है। और हेरिटेज ट्री अडॉप्शन योजना के माध्यम से क्या करेगी, राज्य सरकार 948 विरासत वृक्षों का पोषण करेगी। अब वृक्ष की संख्या भी याद रखना आपने, कितने, 948 विरासत वृक्षों का पोषण करेगी हेरिटेज ट्री अडॉप्शन योजना के माध्यम से। तो इन दोनों योजनाओं का उद्देश्य भी आपने देख लेना एक बार। फिर अगला है मित्र वन, ठीक है। मित्र वन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत उत्तर प्रदेश और पड़ोसी देश नेपाल की सीमाओं पर इसकी स्थापना
की घोषणा की गई है। ये आपने याद रखना है, उत्तर प्रदेश और इसका जो पड़ोसी देश है नेपाल, इनकी सीमाओं पर इसकी स्थापना की घोषणा की गई है। इस अभियान के तहत बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में व्यापक वृक्षारोपण किया जाएगा। इस अभियान के तहत बॉर्डर पर, यानी जो उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा है, वहाँ पर उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में व्यापक वृक्षारोपण किया जाएगा। मित्र वन के साथ साथ शक्ति वन, युवा वन और बाल वन जैसे विशेष वन भी स्थापित किए जाएंगे। तो एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि इसका उद्देश्य क्या है, और दूसरा बन सकता है ये रिलेट करते हुए कि मित्र वन, शक्ति वन, युवा वन और बाल वन, ये जो योजना है या ये परियोजना है, ये किस राज्य ने शुरू की है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ये याद रखना आपने, शक्ति वन, युवा वन, बाल वन और मित्र वन। फिर आगे देखते हैं, हाथरस हादसे की जांच हेतु न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गठित किया है और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव इस आयोग के अध्यक्ष हैं। तो ऐसे पूछ सकते हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाथरस हादसे की जांच हेतु जो न्यायिक जांच आयोग गठित किया गया है, उसके अध्यक्ष कौन है? तो उसके अध्यक्ष कौन है? ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव। फिर आयोग के अन्य सदस्यों में पूर्व आईएएस अधिकारी हेमंत राव और पूर्व आईपीएस अधिकारी भावेश कुमार सिंह शामिल हैं। आपके लिए ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अध्यक्ष ही पूछता है कि ये जो समिति बनी है इसके अध्यक्ष कौन है। उत्तर प्रदेश में बायोप्लास्टिक पार्क की स्थापना की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने हेतु कहाँ पर? लखीमपुर खीरी, ठीक है, लखीमपुर खीरी जिले में यह पार्क स्थापित किया जाएगा, बायोप्लास्टिक पार्क। और लखीमपुर खीरी में भी कहाँ पर? तो यह पार्क इस जिले के गोला गोकर्णनाथ तहसील के कुंभी गांव में स्थापित किया जाएगा। अगर जिला पूछे तो लखीमपुर खीरी लगा देना है, और अगर ज़्यादा डिटेल में जाते हैं तो ये कुंभी गांव आपने याद रखना है, जहां पर बायोप्लास्टिक पार्क की स्थापना की जा रही है। फिर आगे देखते हैं, आगरा और प्रयागराज। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा इन दो शहरों में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाए जाने हेतु मंजूरी दे दी गई है 25 जून 2024 को, ठीक है। जो इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाए जाएंगे वो प्रदेश के दो जिलों में, कहाँ? एक आगरा और दूसरा प्रयागराज में। फिर है प्राचीन तथा विरासत भवनों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा ये मंजूरी दी गई है 25 जून 2024 को, और इस मंजूरी के तहत क्या होगा कि 3 विरासत इमारतें, कौन कौन सी 3 विरासत इमारतें हैं? एक तो है कोठी रोशन-उद-दौला, ये कहाँ है? लखनऊ में। बरसाना जल महल, नाम से स्पष्ट हो जाएगा, ये कहाँ है? मथुरा में। और शुक्ला तालाब, ठीक है, शुक्ला तालाब कानपुर देहात में। तो इन तीनों जगहों को याद रखना है, हो सकता है मैचिंग में पूछ लें, या पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन नहीं है। 3 ये दिए होंगे, एक अलग दिया होगा, ठीक है। तो प्राचीन में है 3 विरासत इमारतें जो हैं उन्हें पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है। कोठी रोशन-उद-दौला लखनऊ में, बरसाना जल महल मथुरा में और शुक्ला तालाब कानपुर देहात में। अब देखते हैं माहेश्वर तिवारी। तो ये उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध साहित्यकार एवं नवगीतकार हैं, ठीक है। इनका भी निधन हो गया है 16 अप्रैल 2024 को। साहित्यकार थे और गीतकार थे माहेश्वर तिवारी, इनका निधन हो गया है 16 अप्रैल 2024 को। इन्हें यश भारती पुरस्कार और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के साहित्य भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024। तो प्रीलिम्स के लिए तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बाकी अगर कुछ टर्म होंगे वो देख लेंगे, लेकिन ये मेंस के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें देखते हैं, तो 14 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार के अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को प्रख्यापित किया गया है। यह नीति अधिसूचना जारी होने की तिथि से 5 वर्षों तक प्रभावी रहेगी। तो ऐसा बन सकता है कि ये जो ग्रीन हाइड्रोजन नीति है ये कितने वर्षों तक प्रभावी रहेगी? 5 वर्षों तक। अब आगे देखते हैं, इस नीति यानी 2024 के तहत उत्तर प्रदेश में वर्ष 2028 तक, टारगेट याद रखना है, ठीक है। जो उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के तहत उत्तर प्रदेश में वर्ष 2028 तक ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कब तक? 2028 तक। और कितना? 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष। और क्या? ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आपने याद रखनी है, 3 चीज़ें बेसिकली। एक तो लक्ष्य की 2028 तक करना है, और कितना करना है? 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष उत्पादन करना है। और किसका करना है उत्पादन? ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया का। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया के उत्पादन प्रयोग करने वाले स्टार्टअप को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके अंतर्गत भारत सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा रजिस्टर्ड स्टार्टअप को प्रोत्साहन अनुमन्य होगा।
ठीक है। प्रत्येक स्टार्टअप को अधिकतम वित्तीय प्रोत्साहन कितना होगा? 25 लाख रुपया दिया जाएगा प्रत्येक स्टार्टअप को अधिकतम, और प्रतिवर्ष 5 वर्षों तक दिया जाएगा। ये आपने याद रखना है, ठीक है। प्रतिवर्ष दिया जाएगा 5 वर्षों तक, 25 लाख रुपये प्रतिवर्ष 5 वर्षों तक दिया जाएगा। फिर उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण यानी यूपी नेडा जो है, ये इस नीति के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी होगा, ठीक है। नोडल एजेंसी कौन होगा? यूपी नेडा। कमेंट बॉक्स में आप ये बता सकते हैं यूपी नेडा की स्थापना कब हुई थी, अगर बताना चाहें। बाकी आगे देखते हैं राज प्रताप सिंह। तो ये उत्तर प्रदेश के नए राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश के नए राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त हुए हैं राज प्रताप सिंह। अगला है राजकुमार विश्वकर्मा। तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। मार्च 2024 में इनकी नियुक्ति हुई है मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर। नाम क्या है? राजकुमार विश्वकर्मा। यहाँ पर यार ये जो कार्यकाल इनका दिया हुआ है 3 से 65 वर्ष की आयु, 3 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए, लेकिन ये यहाँ पर गलत है, क्योंकि जब ऑफिशियल वेबसाइट आप विजिट करेंगे तो मैंने वहाँ से स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगा दिया है, और कमेंट बॉक्स में मैं उसकी लिंक भी दे दूँगा। ऑफिशियल जो साइट है वहाँ पर भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है कि जो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त है उस तारीख से जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है 5 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पहले होगा पद धारित करता है, और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है, ठीक है। तो ये उसी साइट से जो है, ऑफिशियल साइट से, वहाँ का स्क्रीनशॉट है, यहाँ पर मैंने लगा दिया है। कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा जो साइट है, आप वहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो ये आपने याद करना है कि जो मुख्य सूचना आयुक्त है इसका जो कार्यकाल होगा 5 वर्ष या 65 वर्ष, ठीक है। इनमें जो भी पहले होगा वहाँ तक वो अपना पद धारण करेगा, ये आप करेक्शन कर लीजिए। अगला है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा युवा उद्यमियों को सशक्त बनाने और नवाचार एवं उद्यम की संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु ये योजना शुरू की गई है। फिर आगे इसमें क्या है? इस योजना के तहत, ये आपने याद रखना है, ठीक है। पूछ सकते हैं कि इसमें प्रावधान क्या है। तो इस योजना के तहत राज्य सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को, 1 लाख युवा उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना है, ठीक है। कितने? 1 लाख युवाओं को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना है। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में 1000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ये भी आपने याद रखना है। इस योजना के लिए 2024-25 के बजट में 1000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। यह अभिनव योजना राज्य भर में शिक्षित और कुशल युवाओं को सशक्त बनाने, स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने और नए एमएसएमई की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। अगला टॉपिक है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स। तो भारत का प्रमुख निजी क्षेत्र के रक्षा निर्माता, ठीक है, प्रमुख निजी क्षेत्र का रक्षा निर्माता अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा कानपुर उत्तर प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया है। तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया जा रहा है? कानपुर में। इस कॉम्प्लेक्स में गोला बारूद और मिसाइलों के निर्माण के लिए 2 मेगा सुविधाओं का भी उद्घाटन किया गया है। ये अत्याधुनिक सुविधाएं भारत में निजी क्षेत्र की अपनी तरह की पहली हैं। तो बाकी आपने बस इतना याद रखना है कि किसने इसका उद्घाटन किया है और ये है कहाँ, ठीक है, कानपुर में है। फिर है भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा। भारत की पहली, ठीक है, भारत की पहली है ये, तो ये हमारे लिए पहली चीज़ इंपॉर्टेंट हो ही जाती है, याद रखना है आपने। तो भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा किसने विकसित की है? आईआईटी कानपुर ने इसको विकसित किया है। S2 नामक यह सुविधा 3 से 10 किलोमीटर प्रति सेकंड के बीच उड़ान गति उत्पन्न करने में सक्षम है। यह सुविधा इसरो और DRDO के मिशनों जैसे गगनयान, RLV तथा हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के संदर्भ में बहुमूल्य साबित होगी, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। किसने विकसित किया है? आईआईटी कानपुर ने ये सुविधा विकसित की है। फिर अगला है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा युवा उद्यमियों को सशक्त बनाने और नवाचार एवं उद्यम की संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत राज्य सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष 1 लाख युवा उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना है। तो ये जो हमने ऊपर अभी देखी थी, ठीक है, सेम वही योजना है, यहाँ पर रिपीट हो गई है। और इसमें 2024-25 में थोड़ा रिपीट हो गया, तो देख लेते हैं। 2024-25 का जो बजट है इस योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो ये योजना रिपीट हुई है, तो इसमें ये थोड़ा याद रखिएगा।
अगला टॉपिक है वाराणसी। ठीक है, तो 23 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में विभिन्न हरित जलमार्ग पहलों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने 2 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरन पोत यथा एमवी गू एवं एमवी निषाद राज को राष्ट्र को समर्पित किया है। ठीक है, एमवी गू और एमवी निषाद राज के राष्ट्र को समर्पित किया है। इस पोतों का निर्माण किसने किया है? ये जो 2 बने हैं पोत, एमवी गू और एमवी निषाद राज, इसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा, ठीक है, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। अब ये जो एमवी गू है ये अयोध्या में सरयू नदी पर, और जो एमवी निषाद राज है ये वाराणसी में गंगा नदी पर नौकायन करेगा। ये आपने याद रखना है। ठीक है, ये जो एमवी गू है ये अयोध्या में सरयू नदी पर, और एमवी निषाद राज ये वाराणसी में गंगा नदी पर। ये पोत तेजी से चार्ज होने वाली बैटरी से संचालित होते हैं। ये हरित पोत राज्य में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देंगे। ठीक है, टॉपिक है श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास। तो 19 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभल उत्तर प्रदेश में श्री कल्की धाम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया है। तो ये मंदिर कहाँ है? संभल उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कहाँ है? संभल में इसका शिलान्यास हुआ है श्री कल्की धाम मंदिर का, और इसका निर्माण श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा, जिसके चेयरमैन कौन होंगे? आचार्य प्रमोद कृष्णन। ठीक है, ज्ञातव्य है कि श्री कल्की को भगवान विष्णु का 10वां एवं अंतिम महाअवतार माना जाता है, और श्री कल्की पुराण के अनुसार कलयुग के 4थे चरण में भगवान विष्णु का कल्की अवतार होगा। फिर आगे देख लेते हैं। अगला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। ठीक है, तो 16 फरवरी 2024 को प्रयागराज उत्तर प्रदेश में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ है? प्रयागराज में। ये आपने याद रखना है। ठीक है, प्रयागराज में इसका उद्घाटन हुआ है, और इसका उद्घाटन किसने किया है? तो न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ जो भारत के CJI हैं। ठीक है, CJI ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है। थोड़ा सा याद रखना है क्योंकि अनएक्सपेक्टेड सा है। फिर इस विश्वविद्यालय का नामकरण भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर किया गया है। ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज की स्थापना वर्ष 2020 में की गई थी। ठीक है, तो ये सारा डेटा हो गया। अगला है दिव्य अयोध्या ऐप। तो जनवरी 2024 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिव्य अयोध्या ऐप को लॉन्च किया। अब ये है क्या? तो इस ऐप को अयोध्या आने वाले पर्यटकों के लिए लॉन्च किया गया है, और इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से अयोध्या में पर्यटन स्थलों एवं धार्मिक स्थलों की जानकारी प्राप्त होगी। तो ये जो दिव्य अयोध्या ऐप है ये है इसका उद्देश्य। ठीक है, अयोध्या में पर्यटन स्थलों एवं धार्मिक स्थलों की जानकारी प्रदान करेगा दिव्य अयोध्या ऐप। अगला टॉपिक है सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यमों में उत्तर प्रदेश शीर्ष 3 राज्यों में शामिल हो गया है। जनवरी 2024 में वाणिज्यिक रियल एस्टेट सेवाओं एवं निवेश से संबंधित कंपनी है एक CBRE। ठीक है, इसने भारत में सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्योगों के संदर्भ में एक रिपोर्ट जारी की है। तो ये आपने याद रखना है, भारत में सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्योगों के संदर्भ में रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो एक वाणिज्यिक रियल एस्टेट सेवाओं एवं निवेश से संबंधित कंपनी है CBRE ने। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में उद्यम पोर्टल के अंतर्गत कुल पंजीकृत MSME के संदर्भ में लगभग 9% की हिस्सेदारी के साथ उत्तर प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर है। ये आपने याद रखना है कि MSME के मामले में उत्तर प्रदेश किस नंबर पर है? तीसरे नंबर पर है, और ये डेटा आप आंसर राइटिंग में भी कोट कर सकते हैं। इस संदर्भ में शीर्ष 2 राज्य की बात करें तो नंबर 1 पर है महाराष्ट्र। ठीक है, MSME के मामले में नंबर 1 पर है महाराष्ट्र, नंबर 2 पर है तमिलनाडु, और नंबर 3 पर है UP। विदित हो कि इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? MSME अनलीशिंग द इंजन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। तो इस रिपोर्ट का शीर्षक है जो CBRE ने जारी की है। फिर अगला देखते हैं, पूर्णता बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल। 1 जनवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के मथुरा जिला स्थित, ठीक है, मथुरा जिला स्थित वृंदावन में, अगर जिला पूछें तो मथुरा, और अगर थोड़ा और डीप जाके पूछते हैं तो मथुरा में वृंदावन में संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। ठीक है, और ये पूर्णता बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल है जो उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन में खोला गया है। फिर आगे देखते हैं, यह पूर्णता बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल है। अभी हमने सैनिक स्कूल से रिलेटेड एक ऊपर फैक्ट देखा था जो गोरखपुर में खुला है, पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल है। ठीक है,
इस स्कूल का उद्घाटन सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में गैर सरकारी संगठनों, निजी राज्य सरकारी विद्यालयों के साथ साझेदारी में 100 सैनिक स्कूलों की स्थापना की पहल के तहत किया गया है। कितने खोले जाएंगे? 100 सैनिक स्कूल खोले जाएंगे, उसमें से एक है ये। फिर आगे देखते हैं प्रधानमंत्री की अयोध्या यात्रा। इतना पीछे जाएंगे तो नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पूछने के लिए बहुत कुछ है, बाकी देख लेते हैं। 30 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या का दौरा किया। उन्होंने पुनर्विकसित अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। साथ ही इन्होंने नई अमृत भारत ट्रेनों एवं वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई, जिनमें दरभंगा अयोध्या आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस, ये नाम आपने याद रखना है, दरभंगा अयोध्या आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस, ये देश की पहली अमृत भारत ट्रेन है। ठीक है, इसका उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने किया है। कहाँ से किया है? अयोध्या से किया है। और ये ट्रेन आनंद विहार से चलकर अयोध्या होते हुए दरभंगा जाएगी। ठीक है, तो ये देश की पहली अमृत भारत ट्रेन भी है। प्रधानमंत्री ने नवनिर्मित अयोध्या हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया है और इसका नाम क्या रखा है? महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नाम आपने याद रखना है। फिर आगे देखते हैं। नवनिर्मित श्री राम मंदिर तक पहुंच को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने अयोध्या में 4 नव विकसित सड़कों यथा रामपथ, भक्तिपथ, धर्मपथ तथा श्री राम जन्मभूमि पथ का भी उद्घाटन किया है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो ये है काशी तमिल संगमम। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना आपने। तो 17 से 30 दिसंबर 2023 तक काशी तमिल संगमम का आयोजन कहाँ किया गया है? वाराणसी में इसका आयोजन किया गया है। यह इस कार्यक्रम का दूसरा संस्करण था। ठीक है, दूसरा संस्करण था जो कि 17 से 30 दिसंबर 2023 को वाराणसी में आयोजित हुआ है। ज्ञातव्य है कि पहला जो काशी तमिल संगमम है ये 2022 में आयोजित हुआ था, ये आपने याद रखना है। पहला हुआ है 2022 में और दूसरा 2023 में आयोजित किया गया है। 17 दिसंबर 2023 को नमो घाट वाराणसी में इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने तिरुक्कुरल, मणिमेकलाई और अन्य उत्कृष्ट तमिल साहित्य का बहुभाषा और ब्रेल अनुवाद जारी किया है। कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि ये जो 2 पुस्तकें हैं इनके रचयिता कौन है। फिर आगे देखते हैं। इस अवसर पर कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगमम ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। आगे देखते हैं। इसका आयोजन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा अन्य मंत्रालयों की सहायता से किया गया है। अब वे अन्य मंत्रालय कौन है? संस्कृति मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, रेलवे, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना और प्रसारण आदि मंत्रालय इसमें शामिल हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार भी शामिल है। अगर स्टेटमेंट आ जाए जो काशी तमिल संगमम का आयोजन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है तो गलत हो जाएगा। अगर ये आ जाए कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अन्य मंत्रालयों तथा उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से किया है तो स्टेटमेंट सही होगा। ठीक है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फिर है, इस कार्यक्रम के लिए तमिलनाडु में IIT मद्रास को और उत्तर प्रदेश में BHU को कार्यान्वयन एजेंसी नामित किया गया है। अगर तमिलनाडु की बात करेंगे तो IIT मद्रास, और अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो IIT कानपुर नहीं मारना है आपने, बनारस में हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में BHU है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। फिर आगे देखते हैं। स्वर वेद मंदिर का उद्घाटन हुआ है। ठीक है, स्वर वेद मंदिर का उद्घाटन हुआ है 18 दिसंबर 2023 को, और किसके द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में सर्ववेद मंदिर का उद्घाटन किया। 7 मंजिला सर्ववेद महामंदिर की ऊंचाई कितनी है? 180 फीट है। बहुत ज़्यादा डीप पूछेंगे तो ऊंचाई पूछ लेंगे, तो याद रखना आपने कितनी है? 180 फीट है इसकी ऊंचाई। इस महामंदिर की संगमरमरी दीवारों पर सर्ववेद के 4000 दोहे लिखे हुए हैं। वेद, उपनिषद, रामायण, गीता और महाभारत आदि ग्रंथों के दिव्य संदेश भी इसमें चित्रों के जरिए उकेरे गए हैं। अगर पूछा जाए तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, जो इस महामंदिर की दीवारें हैं ये संगमरमर की दीवार, मतलब इस महामंदिर की जो दीवारें हैं वो संगमरमर से बनी हुई हैं। फिर आगे देखते हैं, अगला टॉपिक होगा इसी में है, सर्ववेद महामंदिर महर्षि सदाफल देव की शिक्षाओं। ठीक है, ये नाम याद रखना है, महर्षि सदाफल देव की शिक्षाओं एवं उनके उपदेशों का प्रतीक है। इस महामंदिर को विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र कहा जा रहा है। तो अगर इतना आ जाए, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर, तो ये कहाँ है? वाराणसी में। और कहाँ पर? सर्ववेद मंदिर में। ज्ञातव्य है कि सर्ववेद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है जो विहंगम योग संस्थान के प्रणेता संत सदाफल देव जी महाराज द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर एक फैक्ट ये भी आ गया कि सर्ववेद किसने लिखा है? तो विहंगम योग संस्थान के प्रणेता हैं संत सदाफल देव जी महाराज, इन्होंने लिखा है। अगला देखते हैं, लेक क्वीन क्रूज। 15 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री ने गोरखपुर स्थित रामगढ़ ताल में, 2 फैक्ट तैयार हो जाएंगे। एक तो रामगढ़ ताल कहाँ है? गोरखपुर में है।
और गोरखपुर में क्या कौन सा क्रूज आया है? लेक क्वीन क्रूज आया है, जिसका उद्घाटन किसने किया है? मुख्यमंत्री ने किया है। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त यह क्रूज 2 मंजिला है। ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश में इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन के माध्यम से राप्ती, सरयू, यमुना तथा गंगा नदी में क्रूज सेवा को बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है? ऐसे बन सकता है कि उत्तर प्रदेश में अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन के माध्यम से किन नदियों में क्रूज सेवा को बढ़ावा दिया जा रहा है? तो ये याद रखना आपने। एक तो राप्ती हो गई, दूसरा सरयू, तीसरा यमुना, चौथा गंगा नदी। ठीक है, अगर इसमें गोमती रामगंगा टाइप आ जाए तो आपने याद रखना है वो नहीं होंगी, राप्ती, सरयू, यमुना तथा गंगा नदी। फिर है 42वां रामायण मेला। तो 14 दिसंबर 2023 को अयोध्या में 42वें रामायण मेले का शुभारंभ किया गया। इस मेले का समापन 19 दिसंबर 2023 को हुआ। अयोध्या में रामायण मेला की शुरुआत 1982 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्र ने की थी। तो आपने इतना याद रखना है, जो 42वां रामायण मेला है ये कहाँ हुआ है? अयोध्या में। फिर अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। नवंबर 2023 में उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक 2023 को पारित कर दिया गया। 7 दिसंबर 2023 को राज्यपाल द्वारा अनुमति प्रदान कर दिए जाने के बाद उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 2023 के रूप में अधिनियमित हो गया। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन करना है। नाम से स्पष्ट हो रहा है। फिर आगे देखते हैं, इस प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होंगे? तो इस प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री या तो परिवहन मंत्री को नामित करेंगे या अंतर्देशीय जलमार्ग, पोत परिवहन तथा नौ परिवहन, बंदरगाह एवं समुद्री मामलों से संबंधित विषयों में विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्तियों में से किसी एक को नियुक्त करेंगे। आपने ध्यान ये रखना है, जो इस प्राधिकरण का अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति कौन करेगा? मुख्यमंत्री करेगा। ठीक है, या तो ये परिवहन मंत्री को नामित करेंगे या अगर कोई विशेषज्ञ होगा जो नौ परिवहन, बंदरगाह, समुद्री मामलों से विषय पर ज्ञान रखता होगा उसे नियुक्त करेंगे। नियुक्त कौन करेगा? मुख्यमंत्री। ये याद रखना आपने। उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना एवं अन्य प्रमुख नदियों में कुल 11 राष्ट्रीय जलमार्ग स्थित हैं। ये आपने याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? तो 11 राष्ट्रीय जलमार्ग उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। फिर अगला देखते हैं, पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र, टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी और यह देश का पहला ऐसा केंद्र होगा। तो देश का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? सहारनपुर में। यह केंद्र सहारनपुर स्थित IIT रुड़की के परिसर में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, कहाँ? IIT रुड़की के परिसर में स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र 5G को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI से संबद्ध करने और 6G को लॉन्च करने पर शोध संचालित करेगा। तो ये आपने याद रखना है कि ये है कहाँ पर। फिर अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है अयोध्या। उत्तर प्रदेश के इस जिले में राम की पैड़ी के विभिन्न घाटों पर दीपोत्सव 2023 के अवसर पर, ये आपने याद रखना, जो दीपोत्सव 2023 मनाया गया ये कहाँ मनाया गया है? अयोध्या में। ठीक है, यहाँ पर इस अवसर पर 22,23,000 द्वीप, ठीक है, 2023 का मामला है तो ऐसे याद रखना है, 2023 का मामला है तो 22,23,000 द्वीप जो हैं यहाँ पर प्रज्वलित किए गए और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया। फिर इस जिले में भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय की स्थापना प्रस्तावित है। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर पूछ लिया जाता है भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय की स्थापना कहाँ होनी है तो ये अयोध्या में प्रस्तावित है। अयोध्या शोध संस्थान 1986 में स्थापित किया गया था के कार्यक्षेत्र को विस्तार देते हुए इसका पुनर्नामकरण किया गया है। अब इसका नाम क्या हो गया है? अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान। ठीक है, जो अयोध्या शोध संस्थान पहले जाना जाता था अब उसका नाम हो गया है अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान। उत्तर प्रदेश श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद के गठन हेतु उत्तर प्रदेश श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद अधिनियम 2023 को अधिनियमित किया गया। जो अधिनियम आया है उसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो इस परिषद के जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे मुख्यमंत्री। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होंगे? मुख्यमंत्री होंगे। फिर अगला देखते हैं, प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय। 31 अक्टूबर 2023 को प्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के अनुसार उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, सोनभद्र और महाराजगंज जिले में, इन 3 जिलों को याद रखना आपने, कहाँ कहाँ? मिर्जापुर, सोनभद्र और महाराजगंज। ठीक है,
यहाँ पर जनजातीय संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। ऐसे भी याद कर सकते हैं, एमएमएस लिख लीजिएगा, वहाँ से काम हो जाएगा। मिर्ज़ापुर, महाराजगंज और सोनभद्र, ठीक है। तो यहाँ पर जनजातीय संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। अब अगर थोड़ा और डीप में जाते हैं, मैचिंग के लिए पूछ ले कि कौन से सुमेलित हैं, तो जैसे मिर्ज़ापुर है, ठीक है, मिर्ज़ापुर के अतरैला पांडे ग्राम में। सोनभद्र में कुंडी मारनी है, यानी सोनभद्र का गांव है मारकुंडी। फिर महाराजगंज के कुसेरवा ग्राम में, ठीक है, महाराजगंज के कुसेरवा ग्राम में यह संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। अगर सोनभद्र का ये कुंडी मार याद भी रहा तो आपका काम हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा राज्य के इस राजधानी शहर में नौसेना शौर्य संग्रहालय निर्माण कार्य परियोजना का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया है। तो ये कहाँ हुआ है? नौसेना शौर्य संग्रहालय निर्माण कार्य परियोजना, ये इसका लखनऊ में शिलान्यास हुआ है। और ये शिलान्यास आदि गंगा गोमती नदी के तट पर बनाया जाएगा, ठीक है। ये जो संग्रहालय है ये आदि गंगा गोमती नदी के तट पर बनाया जाएगा। INS गोमती इस संग्रहालय का हिस्सा होगा। यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश के इस राजधानी शहर में अमृत महोत्सव के तहत 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने हेतु समर्थ अभियान की शुरुआत की गई है। तो समर्थ अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई है? लखनऊ से हुई है। और इसका उद्देश्य क्या है कि 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ाना है, ठीक है। 25 मई 2023 को ये सारा काम हुआ है। तो वैसे तो ये पीछे का है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दिया है तो देख सकते हैं। फिर है गोरखपुर। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस जिले में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया है। तो पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का जो भूमि पूजन और शिलान्यास हुआ है अभी हाल में, तो ये कहाँ हुआ है? गोरखपुर में। यह पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय मथुरा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान से संबद्ध होगा, ठीक है। तो आपको एक दो फैक्ट यहाँ पर मिल गए, जो अभी गोरखपुर में बन रहा है इसका नाम, और दूसरा अगर ऐसे मैचिंग में पूछ लें कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये मथुरा में है। यह महाविद्यालय गोरखपुर एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश का पहला पशु चिकित्सा महाविद्यालय होगा जो गोरखपुर में स्थापित किया जा रहा है। फिर आगे देखते हैं, आनंदा डेयरी, अमेरिया पजोरा और BH एम्ब्रियोज के मध्य समझौता हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ब्राजील के राजदूत केनेथ नोबेग्रा की उपस्थिति में लखनऊ में इन तीनों कंपनियों के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है। तो ये जो अमेरिया पजोरा और BH एम्ब्रियोज है, ये कहाँ की कंपनियां हैं? ये ब्राजील की कंपनियां हैं, जिनका आनंदा डेयरी के साथ एक MOU साइन हुआ है। इस समझौता ज्ञापन में उत्तर प्रदेश में दुधारू पशुओं के पोषण एवं प्रजनन में उपयोग की जाने वाली उन्नत तकनीक के माध्यम से दूध उत्पादन में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। और अमेरिया पजोरा और BH एम्ब्रियोज ब्राजील की दो बड़ी कंपनियां हैं, ये हमने ऊपर देखा। फिर आगे देखते हैं, हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान, ये कहाँ शुरू हुआ है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने हेतु पावर एंजल और बाल संसद के नेतृत्व में इस अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान का विषय क्या है? लैंगिक समानता और देखभाल और समर्थन, ठीक है। तो ये दो विषय हैं, लैंगिक समानता और देखभाल व समर्थन, ये आपने याद रखना है। फिर पहला सोलर एक्सप्रेसवे, ये इंपॉर्टेंट है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा। कौन से एक्सप्रेसवे को? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को। इस एक्सप्रेसवे पर PPP यानी सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत सरकार सोलर प्लांट्स की स्थापना करेगी, जिसके माध्यम से 550 मेगावाट, ठीक है, 550 मेगावाट सौर विद्युत उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। फिर अगला देखते हैं, बरेली। परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं के संचालन में उत्तर प्रदेश का यह पहला जिला बना है, यह आपने याद रखना है। परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं के संचालन में उत्तर प्रदेश का पहला जिला कौन है? बरेली। उत्तर प्रदेश के इस शहर में नॉर्थ कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। तो नॉर्थ कॉरिडोर जो है ये उत्तर प्रदेश के किस शहर में विकसित होगा? बरेली में। इसका निर्माण वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और अयोध्या के राम जन्मभूमि की तर्ज पर होगा। यह कॉरिडोर अलखनाथ मंदिर, ठीक है, अलखनाथ मंदिर, मणिनाथ, तपेश्वरनाथ, गोपेश्वरनाथ, पशुपतिनाथ और वनखंडीनाथ मंदिरों को जोड़कर बनाया जाएगा। तो ये आपने दो फैक्ट ऊपर के याद ही रखने हैं। फिर अगला उन्नाव देखते हैं। उत्तर प्रदेश के इस जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा राव रामबख्श सिंह, ठीक है, राजा राव रामबख्श सिंह की
अश्वारोही प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो इतना पूछ सकते हैं, राजा राव रामबख्श सिंह की अश्वारोही प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है? उन्नाव में। फिर गाजियाबाद में देखते हैं, तो उत्तर प्रदेश के इस शहर में स्थित हिंडन वायुसेना स्टेशन में, तो हिंडन वायुसेना स्टेशन कहाँ है? गाजियाबाद में। अपनी तरह की पहली ड्रोन प्रदर्शनी सह प्रदर्शन भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन हुआ 25 से 26 दिसंबर 2023 के बीच में। तो भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? गाजियाबाद में। अब इसका आयोजन किसने किया है? तो इसका आयोजन भारतीय वायुसेना, ठीक है, 2 जन इसमें शामिल हैं, भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया गया है। ये फैक्ट आपने याद रखना है। इस प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद पहले C-295 MW परिवहन विमान को भारतीय वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल किया गया। उत्तर प्रदेश में स्थित इस शहर में भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक यानी प्राधिकरण यानी फसाई के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है 31 मई 2023 को। आपने ये याद रखना है, फसाई का जो राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र है वो कहाँ, उसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में इसका उद्घाटन हुआ है। फिर अगला देखते हैं, विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना 5 अक्टूबर 2023 को इसका उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ये जो पाइपलाइन है ये कितने किलोमीटर लंबी है? तो ये 352 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है, ठीक है। लंबाई आपने याद रखनी है, 352 किलोमीटर। अगला है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन आरपीए लैब, तो नीलेट, ठीक है, नीलिट गोरखपुर में इस लैब का उद्घाटन हुआ है। ये आपने याद रखना है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन आरपीए लैब का उद्घाटन कहाँ हुआ है? नीलिट गोरखपुर में। इस लैब का निर्माण इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी माइटी द्वारा वित्त पोषित फ्यूचर स्किल प्राइम परियोजना के अंतर्गत किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में अपनी तरह की ये पहली लैब है। तो ये उत्तर प्रदेश में जो लैब बन रही है ये पहली लैब है आरपीए लैब, जो कि नीलिट गोरखपुर में इसका उद्घाटन हुआ है। अगला है अत्याधुनिक क्वांटम प्रौद्योगिकी समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन, तो वाराणसी विश्वविद्यालय में इसका उद्घाटन किया गया 11 अक्टूबर 2023 को। और यह प्रौद्योगिकी बीएचयू की ग्रीन कैपलरेट टीम, ठीक है, द्वारा विकसित की गई है। तो बीएचयू की एक ग्रीन कैपलरेट टीम है, इसने यह प्रौद्योगिकी विकसित की है। अगला है नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, ये आंसर राइटिंग में भी काम आएगी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में मवेशियों की नस्ल में सुधार और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु, उद्देश्य जान लीजिए, मवेशियों की नस्ल में सुधार और दूध उत्पादन बढ़ाने हेतु नंद बाबा मिशन के हिस्से के रूप में इस योजना की शुरुआत की है। मतलब ये जो योजना है ये नंद बाबा मिशन का एक हिस्सा है। योजना के पहले चरण में सरकार 25 दुधारू गायों की 35 इकाइयां स्थापित करने वाले लाभार्थियों को सब्सिडी प्रदान करेगी। तो जो पहला चरण होगा इसमें 25 दुधारू गायों की 35 इकाइयां, ठीक है। फिर सब्सिडी 3 चरणों यानी गायों की खरीद पर, उनके संरक्षण के लिए और उनके रख रखाव के लिए। तो ये सब्सिडी किन किन मामलों में दी जाएगी ऐसा पूछ सकते हैं। तो एक तो ये गायों की खरीद पर, इनके संरक्षण पर और इनके रख रखाव के लिए प्रदान की जाएगी। प्रारंभिक चरण में यह योजना प्रदेश के 10 मंडल मुख्यालयों में लागू की जाएगी। अब 10 मंडल मुख्यालय कौन से हैं? अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा और बरेली, ठीक है। तो ये 10 मंडल मुख्यालय हो गए। टोटल कितने हैं? 18 मंडल हैं, ठीक है। उनमें से 10 मंडल के मुख्यालयों में यह योजना लागू की गई है, ये आपने याद रखना है। फिर आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023। इस अधिनियम में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का प्रावधान है। अधिनियम के अनुसार यह आयोग एक निगमित निकाय होगा जिसका मुख्यालय कहाँ होगा? प्रयागराज में। यह आयोग उच्च शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग, व्यावसायिक शिक्षा विभाग तथा श्रम विभाग के शिक्षकों के चयन का कार्य नियमित, त्वरित, पारदर्शी एवं समयबद्ध रूप से करेगा। तो ये इसकी डिटेल है। फिर गांडीव पंचम पुलिस मुख्यालय लखनऊ में यह संयुक्त अभ्यास आयोजित हुआ। कहाँ हुआ है? लखनऊ में हुआ है। इसका आयोजन एनएसजी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आतंकी घटनाओं से सफलतापूर्वक निपटने हेतु किया गया है। तो इसमें कौन कौन शामिल था? एक तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी और दूसरा उत्तर प्रदेश पुलिस इसमें शामिल थी, ठीक है। तो ये टोटल पूरा उत्तर प्रदेश का घटनाक्रम था, 1 साल का करंट था। तो ये कवर हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगले 2-3 दिन में नए-नए सेगमेंट और आएंगे दृष्टि के, ठीक है। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।